हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज जो है हम लोग कक्षा 10 केमिस्ट्री का जो है दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं। ये चीज़ें जो है हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जिन्होंने जो है पहला वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो उनको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए अभी तक जो बच्चे हैं कक्षा 9 के 10 के जो भी बच्चे होते हैं, वो केमिस्ट्री में खासकर रासायनिक अभिक्रिया का नाम सुनकर जो है दिमाग में उनके जो है बहुत ही कठिन सा सोच बन जाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत कठिन चीज़ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस हमें जो इसको स्टेप बाय स्टेप क्रम से पढ़ना है और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का जो है दूसरा पार्ट। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता दे रहे हम। आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया, एक सिंपल सा अभिक्रिया ले रहे हैं हम कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की क्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सबको पता है कि कार्बन की अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक सिंपल सा रिएक्शन हमने ले लिया। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं एक तीर लगा हुआ है और तीर के पीछे की ओर जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक, यानी क्रिया करने वाले पदार्थ, ठीक है, उनको अभिकारक या इंग्लिश में जो है उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, रिएक्टेंट। और इधर आपको कुछ तीर के आगे बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जो है उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद, यानी इंग्लिश में प्रोडक्ट, ठीक है। बस इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो जान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, एक तीर के पीछे वाला भाग होता है, एक तीर के आगे वाला भाग होता है। तीर के पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। और तीर के आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद। अब इसी से हम जो है आपको परिभाषा समझाने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया जो है ऐसी प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक के रासायनिक गुण, अभिकारक के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं, जिसको हमने पहले वीडियो में आपको लोगों को बताया था। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो क्रियाएं होती हैं वही रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बोलें तो क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप या बाद उत्पाद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हुई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। क्या हुआ भाई, एक बार फिर से समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप या बाद में उत्पाद का निर्माण होता है, जैसा कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए अभिकारक हमारा है कौन सा? ये C है और ऑक्सीजन है, यानी कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन का प्रॉपर्टी दूसरा होता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी दूसरा होता है, इनका गुण दूसरा होता है, कार्बन का, ऑक्सीजन का दूसरा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होता है वो दूसरा प्रकार का होगा भाई। तो वही हुआ कि अभिकारक के रासायनिक गुण यहाँ से यहाँ क्या हो गए? बदल गए। ये जो अभिकारक है इसका रासायनिक गुण क्या हो गया? बदल गया। संगठन भी बदल गया। यहाँ पर कार्बन अकेले है, ऑक्सीजन अकेले है, लेकिन यहाँ पर दोनों जुड़ गए, संगठन भी बदल गया इनका। तो उसके फलस्वरूप जो बना वही उत्पाद है हमारा, और इसको पूरे को हम लोग जो है एक रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हुई रासायनिक अभिक्रिया की बात कि रासायनिक अभिक्रिया
कहते किसको हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों का अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी इसके प्रकार, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के हैं जो हमें पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ, ठीक है, उनको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ेंगे। जो पहला अभिक्रिया है उसको बोलेंगे हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया भी कह सकते हैं उसको। संयोजित होना या योग होना एक ही चीज़ है। दूसरा अभिक्रिया जो पढ़ेंगे हम लोग जो है, ठीक है, वो कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? बिग जो है दूसरा अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, जो हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही जल्दी जल्दी कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला जो अभिक्रिया है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला जो है हमारा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया, इसको हम लोग जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लिख देते हैं, रिएक्शन, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द्विविस्थापन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतने प्रकार की अभिक्रिया जो है हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन 6 को जो है पढ़ना है हमें। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए संयोजन अभिक्रिया में एक तो थोड़ा सा जो एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल के थ्रू इसकी परिभाषा भी समझाएंगे हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक अभिकारक है ये और दूसरा अभिकारक है बी। देखिए यहाँ पर संयोजन है यानी योग होना है, तो कम से कम 2 अभिकारक होंगे तभी उनका योग होगा। योग अकेले का नहीं होता, योग कम से कम 2 का होगा या 3 का होगा, मतलब 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 2 जो है अभिकारक ले लिए, अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा भाई? ए बी बन जाएगा। अब ये हमारा हो गया रिएक्टेंट यानी अभिकारक, ठीक है। क्या हो गया? अभिकारक। और ये हमारा हो गया उत्पाद। तो ये तो अभिक्रिया ही है भाई, रासायनिक अभिक्रिया ही है, क्योंकि इसके रूल को फॉलो कर रहा है, जो हमने परिभाषा बताई उसको फॉलो कर रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसका परिभाषा क्या बन जाएगा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों, जब 2, यहाँ पर 2 लिया है हमने, 2 से अधिक भी ले सकते हैं आप, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के परस्पर संयोजन से अथवा मिलने से जब एक उत्पाद का निर्माण होता, भाई जुड़ेंगे तो केवल एक ही बनेगा, एक उत्पाद का निर्माण होता हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अथवा योग अभिक्रिया कहते हैं। ये फिर से ध्यान दीजिए, क्या बताया हमने कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के परस्पर संयोजन से एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल इसके ऊपर देखिए, जैसे अभी हमने जो बताया था आपको, कार्बन वाला और ऑक्सीजन वाला, ठीक है। इन दोनों की क्रिया हुई, कार्बन एक अलग रिएक्टेंट है, अभिकारक है, दूसरा अभिकारक ये हमारे पास, दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये योग अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। H2+O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाए तो क्या बनता है भाई? H2O बनता है। बैलेंस करने के लिए
यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2H2O कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। संतुलित करने में अगर किसी को दिक्कत है तो अगले वीडियो में हम लोग जो है संतुलित करना ही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और उनको संतुलित कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर जुड़े और क्या बना, H2O बना। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, CaO प्लस CO2, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनेगा। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं हम लोग। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसके हैं, योग अपक्रिया के हैं, यानी संयोजन अपक्रिया के हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको जो है समझिएगा और जो है नोट कर लीजिएगा। एक खास बात और होती है कि जितनी भी संयोजन अपक्रियाएं होती हैं उनमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। खास बात ये होती है, जितनी भी संयोजन अपक्रियाएं होती हैं उसमें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और जिस अपक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उस अपक्रिया को एक और नाम देते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कैसे रिएक्शन के अंतर्गत आएंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग लेते हैं जो दूसरा है हमारा, दूसरा अपक्रिया क्या है, दूसरा अपक्रिया बताया था हमने अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपघटन मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। तो कौन टूटेगा भाई, अभिकारक। जैसे मान लीजिए अभी हमने ले लिया AB और ये टूट गया, ये प्लस B में अलग हो गया, ये यानी एक प्रकार से जो है संयोजन का विपरीत ही है। वहाँ पर जुड़ गया था, यहाँ पर अलग हो गया, जो जुड़ा था वो अलग हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी अपघटन अपक्रिया की, जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर ले तो इस प्रकार के अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर बताया था कि इस अपक्रिया में यानी योग अपक्रिया में हमने बताया था कि इस अपक्रिया में ऊष्मा रिलीज होती है, निकलती है, तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते थे। यहाँ पर ऊष्मा ली जाती है, ग्रहण की जाती है, ऊष्मा देंगे तब अपक्रिया होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, यानी ऊष्मा का शोषण होता है इस अपक्रिया में। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर जो है थोड़ी सी ऊष्मा दी जाए, ठीक है, ऊष्मा का साइन होता है, ये गर्म करने का साइन होता है। ऊष्मा जो है किस रूप में दी जाती है, गर्म करके भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर ये बनेगा CaO प्लस CO2, इसमें टूट जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऊष्मा की आवश्यकता हुई, इसलिए ये कैसा है, एंडोथर्मिक अपक्रिया है। तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल जो है, जैसे हम लोग ले सकते हैं NH4Cl, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो ये बन जाता है NH3 प्लस HCl। क्या बन जाता है, NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये भी कैसी अपक्रिया हुई, अपघटन अपक्रिया हुई, क्योंकि इसमें एक अभिकारक है, वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट रहा है। ठीक है, तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अपघटन अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर प्रकाश की उपस्थिति कराई जाए, यानी प्रकाश की ऊर्जा दी जाए, प्रकाश से भी ऊष्मा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर प्रकाश की ऊष्मा दे रहे हैं हम, ये टूट जाएगा Ag प्लस Cl2, क्योंकि क्लोरीन जो निकलता है वो क्लोरीन गैस के रूप में निकलता है, तो Ag प्लस Cl2। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2AgCl कर दें, यहाँ पर 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, बैलेंस करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको सॉल्व करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। तो ये जो सीखा आपने, ये कैसा था, अपघटन अपक्रिया। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो दोबारा जो है वीडियो पॉज करके या वीडियो को बैक करके जो है फिर से सुनिएगा। ठीक है, चलिए
अब जो तीसरी अपक्रिया है हमारी वो है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। देखिए विस्थापन अपक्रिया में होता क्या है ये देख लीजिए, बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए एक अभिकारक है AB हमारे पास और एक अभिकारक है C। अब क्या हुआ, इसमें जो C है वो इनमें से कोई दोनों में से किसी एक को विस्थापित कर दे। मान लीजिए B को विस्थापित कर रहा है, और B को विस्थापित करने का मतलब ये होगा B को हटा दे और अपना स्थान ले ले यहाँ पर, तो ये बन जाएगा AC प्लस B, यानी B निकल गया और C उसके स्थान पर जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। ठीक है, तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी विस्थापन अपक्रिया में कि जब किसी दो अभिकारकों में से एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के किसी एक परमाणु को विस्थापित कर दे और उसका स्थान स्वयं ले ले, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब किसी अभिक्रिया में दो अभिकारकों में से कोई एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक के परमाणु को जो है विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले ले, तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है हमारा Zn प्लस CuSO4। एक अभिकारक हमारा ये हो गया, एक अभिकारक ये हो गया। ठीक है, एक अपकारक है जिंक और एक अपकारक है कॉपर सल्फेट। इन दोनों की क्रिया हुई तो जिंक ने जो है इसको विस्थापित कर दिया और कॉपर यहाँ चला आया। ठीक है, तो क्या बन गया? ZnSO4 बन गया, प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट और ये है कॉपर। ठीक है, तो ये अपक्रिया कैसी अपक्रिया हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर Fe हो प्लस CuSO4 तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? Fe ने Cu को विस्थापित किया और Cu यहाँ आ गया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये भी विस्थापन अपक्रिया ही है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? ऐसा नहीं कि चाहे जो मेटल यहाँ पर रख दें, चाहे जो क्या नाम है परमाणु रख दें, सब इसी को हटा देंगे। इसके लिए एक जो है हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे आगे। उस रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान ऊपर होता है वो धातु नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, जैसे सारणी होती है, सारणी में सबसे ऊपर होता है लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, निसन, पबहु, कुहग, अजपटो। ठीक है, तो ये जो है इनका एक श्रेणी होता है। ये हमने जो है क्रम से बनाया हुआ है, आप लोग क्रम से जो है इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं। एक जो है टॉपिक होगा हम लोगों का विद्युत रासायनिक श्रेणी, आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इस श्रेणी को हम लोग पुनः पढ़ेंगे। इस श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान ऊपर होता है वो नीचे वाले को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयरन का स्थान जो है कॉपर से, कॉपर यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हम चल रहे हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं। तो आयरन का स्थान जो है कॉपर से ऊपर है, इसलिए आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, किसी भी विलयन से कॉपर को निकाल देगा। लेकिन अगर हम इस तरह से कर देते हैं Cu प्लस FeSO4, Cu प्लस FeSO4, तो ये नहीं बनता CuSO4 प्लस Fe, ये नहीं बनता भाई, ये नहीं बनता, क्योंकि जो है कॉपर का स्थान नीचे है आयरन से, आयरन का स्थान ऊपर है, यानी कॉपर का स्थान नीचे है, इसलिए वो आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के थ्रू जो हम लोग समझेंगे कि कौन किसको विस्थापित करेगा, कौन किसको विस्थापित नहीं करेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए। ठीक है, आगे इसको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक अलग रिएक्शन है जो विस्थापन ही है लेकिन द्विविस्थापन है। कैसा विस्थापन है? द्विविस्थापन अपक्रिया हमारा चौथा अपक्रिया है। ठीक है, द्विविस्थापन में क्या हो रहा है? इसमें एक जो है दूसरे को विस्थापित कर रहा है, एक ही केवल विस्थापित कर रहा है। इसमें जो है दो विस्थापित करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए है AB और CD है। अब क्या हुआ, जो C है वो B को विस्थापित कर दिया। जैसे C है जो वो किसको विस्थापित कर दिया? B को, तो क्या बन गया AC।
प्लस बी को विस्थापित किया तो बी वाला भी एक प्रकार से सी को विस्थापित किया तो क्या बन गया, बी डी बन गया। क्या बन गया, बी डी। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, विस्थापन अपक्रिया में केवल एक ही परमाणु दूसरे परमाणु को, एक ही परमाणु को विस्थापित कर रहा था, यहाँ पर कम से कम 2 परमाणु जो है विस्थापित करेंगे। एक वाला जैसे यहाँ पर देखिए ए बी में से बी को सी ने विस्थापित किया तो ए सी बन गया, और बी ने भी तो सी को विस्थापित किया तभी तो बी डी बना। तो एक प्रकार से जो है यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग जो क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिब्स आउट इसको बोलते हैं तीर को। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सोडियम है वो मेटल है, इधर भी मेटल कौन है, बेरियम है। मेटल मेटल को विस्थापित करेगा, नॉन मेटल को विस्थापित करेगा। तो बेरियम आया यहाँ पर और फिर सोडियम गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन गया भाई, जब बेरियम जुड़ेगा इसके साथ तो बन जाएगा BaSO4। अब जो सोडियम है वो भी तो बेरियम को विस्थापित कर रहा है, तो क्या बन गया प्लस NaCl2 तो बनेगा नहीं, NaCl बनता है, क्योंकि Na की भी ऑक्सीकरण संयुक्ता एक होती है और Cl की भी संयुक्ता एक होती है, तो दोनों क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। अब थोड़ा सा संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 NaCl कर दें। ठीक है, तो ये जो अपक्रिया हुई ये कैसी अपक्रिया हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट की हुई, यानी जो है द्विविस्थापन की हुई। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, AgNO3 प्लस NaCl गिब्स आउट। अब यहाँ पर जो है Na किसको विस्थापित करेगा, Ag को, और Ag किसको विस्थापित करेगा, Na को। ठीक है, तो क्या बन गया, AgCl बन गया और प्लस NaNO3 बन गया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम सल्फेट और ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब अपक्रियाएं किसके अंतर्गत आई, द्विविस्थापन के अंतर्गत आई। चलिए अगला अपक्रिया देखते हैं। जो अगली अपक्रिया है हमारी वो है ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया में परिभाषा में बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का लाभ यानी ग्रहण करना या ग्रहण करना कह सकते हैं। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका उल्टा हो जाएगा या अथवा लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को त्याग देना या लॉस कर देना। ठीक है, तो यही जो है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों द्वारा यानी जो अभिकारक पदार्थ हैं, अभिकारक पदार्थों द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अभिकारी पदार्थ द्वारा यानी अभिकारक द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप सोच रहे होंगे ये अपक्रिया तो हमने जो है संयोजन अपक्रिया में बताया है। हाँ बिल्कुल बताया है, संयोजन अपक्रिया में वो ये संयोजन भी है और ऑक्सीकरण का भी एग्जाम्पल है, दोनों का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तभी तो ये बना रहा है। इसका मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर हमारा परिभाषा में भी क्या बताया हमने, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन गेन कर रहा है ऑक्सीजन का, कार्बन। तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण अपक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए जिंक है प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट Zn वो बनेगा भाई 2Zn कर दीजिए, क्योंकि जिंक की संयुक्ता 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो एक जिंक एक ही ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो इसलिए ZnO ही बनाएगा, ZnO2 नहीं बनाएगा। तो इसलिए 2ZnO कर दिया हमने बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जिंक द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करा जा रहा है, तभी तो ZnO बना रहा है।
तो इसका मतलब जिंक ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक भी एग्जाम्पल है और संयोजन अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है, दोनों का है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग जो है हाइड्रोजन वाले लेते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी कहा था हमने ऑक्सीकरण को। तो जैसे H2S प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl प्लस S। ठीक है, सल्फर। एक हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन से जुड़ता है, तो दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, दो क्लोरीन है। जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्यों जुड़ता है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन की संयुक्ता एक होती है और क्लोरीन की भी संयुक्ता एक होती है। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। दो हैं तो दो HCl बन जाएंगे और सल्फर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए जो सल्फर है यानी H2S है, H2S का नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देख लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड में से जो सल्फर है वो दोनों हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है, तभी तो ये बनना है, निकाल देगा तभी तो ये बनेगा। दोनों हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सल्फर निकाल दे रहा है। तो इसका मतलब H2S से जो S बन रहा है वो दो हाइड्रोजन के निकालने के कारण बनना है। ठीक है, H2S से जो S बन रहा है वो दो हाइड्रोजन के निकालने के कारण हो रहा है। तो ये भी क्या है, हाइड्रो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो भी क्या है, ऑक्सीकरण ही है। तो यहाँ पर H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, H2S का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है पूछा जाए तो सल्फर में हो रहा है। किस में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, S में हो रहा है, सल्फर में। ठीक है, क्योंकि H2S जो है दो हाइड्रोजन निकाल के क्या बनाया, S बनाया। वो कहाँ जा रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, कि Cl के साथ जा रहे हैं उससे नहीं मतलब है। H2S दो हाइड्रोजन निकाल दिया और क्या बनाया, S बनाया। तो इसका मतलब H2S में से दो हाइड्रोजन निकल गए, इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, अर्थात H2S का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ये तो हुआ ऑक्सीकरण का परिभाषा और ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल। अब जो है हम लोग देखेंगे अपचयन। क्या देखेंगे, अपचयन अपक्रिया। अगला और लास्ट छठवां अपक्रिया है अपचयन अपक्रिया। अपचयन में बस थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, जहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखे थे वहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और जहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिखे थे वहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी यहाँ त्यागना हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ग्रहण करना, उसका उल्टा होता है भाई। ठीक है, ऑक्सीकरण का उल्टा जो है अपचयन होता है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल है CuO प्लस H2, यानी CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, इसमें जो CuO है वो ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, लॉस कर देगा और हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को जब ग्रहण करेगा या हम कह सकते हैं यहाँ से जो है इसको निकाल दे, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो Cu बना खाली, यहाँ पर बचा क्या, Cu, और ये जो वो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो क्या बना दिया, H2O। तो यहाँ से देखिए इसमें, इस केस में कि CuO एक ऑक्सीजन निकाल कर जो है Cu बनना है, तो यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो CuO का क्या हो रहा है भाई, अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है अपचयन, Cu में हो रहा है, क्योंकि CuO ही एक ऑक्सीजन निकालकर Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब CuO का जो है अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन त्याग रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए एक और, जैसे मान लीजिए है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। ठीक है, अब गेन ऑफ हाइड्रोजन भी तो क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये गेन ऑफ हाइड्रोजन का है। यहाँ पर क्लोरीन द्वारा जो है ये ग्रहण कर, दोनों हाइड्रोजन अगर ग्रहण कर ले क्लोरीन तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो ग्रहण कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, किसको, हाइड्रोजन को, तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो Cl2 ग्रहण कर रहा है तो क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, अर्थात Cl2 का अपचयन हो रहा है। Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन, किस में हो रहा है, HCl में हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अपचयन अपक्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। इसके साथ साथ हम एक रिएक्शन और बता दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक अपक्रिया और होती है, वो होता है 7वां नंबर, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया, जिसको NCERT के बुक में जो है अपचयोपचय अपक्रिया कहा जा रहा है। अपचयोपचय अपक्रिया।
ठीक है। ये रेडॉक्स जो शब्द बना है दो शब्दों से, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन, दोनों चीज़ें हो रही हो किसी एक अपक्रिया में, तो उस अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण भी होता हो और अपचयन भी होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। जिससे एक एग्जांपल देखिए, H2S + Cl2 गिव्स आउट, ये एग्जांपल अभी बताया भी था हमने, 2HCl + S, ये तो था। अब इसमें देखिए H2S द्वारा हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है और हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, फिर क्या बनना है, S बनना है। तो इसका इसमें कन्वर्टेशन हो रहा है, यानी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन को निकाल रहा है। और हाइड्रोजन का निकालना क्या कहलाता है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर H2S का S में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरी बात देखिए, Cl2 द्वारा हाइड्रोजन को ग्रहण किया जा रहा है, तभी तो ये बना रहा है। तो इसका मतलब Cl2 जो है गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, यानी हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, ले रहा है। तो Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। किस में हो रहा है, Cl2 का अपचयन, HCl में अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इस कारण इस अपक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आपको आज के वीडियो में रासायनिक अपक्रिया होती क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको जो है हमने समझाया, बताया, ठीक है। और आप लोगों को किस प्रकार से समझ में आया, कैसा लगा आज का वीडियो, ये ज़रूर जो है हमें बताइएगा। कोई दिक्कत होगी तो जो है फिर से वही बात कि जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आई है यहाँ पर, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।